2025-26 में क्या नए ट्रेंड्स आने वाले हैं? आउटर्स में लोग ज्यादा प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। क्या रियल एस्टेट अभी भी एक सेफ इन्वेस्टमेंट है? रियल एस्टेट का में इन्वेस्टमेंट हमेशा से सेफ इन्वेस्टमेंट रहा है। सर, आपकी टीम का साइज बताइए। इन हाउस मेरी टीम में करीब 50 लोगों की टीम है। घर खरीदने से हैप्पीनेस आती है या ईएमआई का टेंशन? खुद की खुशियों के लिए खुद का घर, एक घर होना बहुत जरूरी है। कौन सी ऐसी सिटी है जो दूसरा दुबई बन सकती है? धोलेरा बहुत जल्दी दुबई से भी आगे निकलने वाला है। बहुत सारे लोग रियल एस्टेट के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते होंगे। सर, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हाय, हेलो, नमस्कार। आई एम डॉक्टर खुशबू कपूर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रियल एस्टेट इंडस्ट्री बहुत ही तेजी से बूम कर रही है। लोग बहुत ही इंटरेस्ट लेते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए। सो मैंने सोचा कि क्यों ना आज आपको मिलाऊं एक ऐसी शख्सियत से जिनको किसी भी तरह की कोई भी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ राजस्थान हाउसिंग बिल्डर्स एसोसिएशन। आज हमारे साथ हैं सौरभ सक्सेना जी। सौरभ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैडम, नमस्ते। सर, शुरुआत हम करते हैं भारत के रियल एस्टेट से। आज के समय में भारत का रियल एस्टेट मार्केट कैसा चल रहा है? मैडम, रियल एस्टेट का मार्केट ओवरऑल हमेशा ही बहुत अच्छा रहा है और जैसा कि अपन देख रहे हैं पिछले 4-5 साल का अपन सिनेरियो देखते हैं तो जो एप्रिसिएशन प्रॉपर्टीज में आ रही है, मतलब सबसे अच्छा रिटर्न प्रॉपर्टीज ही दे रही है। तो रियल एस्टेट का मार्केट तो सदाबहार बहुत अच्छा रहता है। कहीं कहीं जगह पे थोड़ा सा एप्रिसिएशन अमाउंट कम मिलता है और कहीं बहुत तेजी से मार्केट बूम करता है। बाकी रियल एस्टेट ओवरऑल जो अपन देखते हैं हम लोग, मतलब जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, रियल एस्टेट मार्केट सदाबहार मार्केट है। राइट। सर, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि 2025-26 में आपको क्या लग रहा है कि क्या नए ट्रेंड्स आने वाले हैं, स्पेशली राजस्थान के रियल एस्टेट मार्केट में? मैडम, रियल एस्टेट में अगर अपन देखें, जैसे जयपुर की बात करें अपन, तो जयपुर में प्रॉपर्टीज की रेट इतनी बढ़ गई है कि आज मीडियम क्लास फैमिली के लिए प्रॉपर्टी खरीदना एक बहुत मतलब आसान काम नहीं रह गया है। तो जो हम लोग देख रहे हैं जनरली आजकल क्या है, आउटर्स में लोग ज्यादा प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं क्योंकि आउटर्स में ही प्रॉपर्टी का एप्रिसिएशन बहुत अच्छा मिल रहा है। तो अगर अपन मार्केट की बात करें तो ओवरऑल जो रिंग रोड के अंदर अंदर का हमारा एरिया है उसमें प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा अप्रिशिएट कर चुकी है। पिछले 2 से 3 सालों में बहुत तेजी से मार्केट बढ़ा है और अब इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो रियल रिंग रोड से हम लोग बाहर लोग वक्त जा रहे हैं। इन्वेस्टमेंट आसपास हो रहा है जयपुर के आसपास में। सर से अभी हम ये जानना जरूर चाहेंगे कि क्या रियल एस्टेट अभी भी एक सेफ इन्वेस्टमेंट है? मैडम, रियल एस्टेट का में इन्वेस्टमेंट हमेशा से सेफ इन्वेस्टमेंट रहा है क्योंकि जैसे हमारे पूर्वज भी कहते थे, हमारे बड़े लोग भी कहते हैं, सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट में होता है। अगर आप मतलब सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट जो हम मानते हैं एक जमीन अगर हम खरीदते हैं तो वो एक बिल्कुल सेफ और सिक्योर इन्वेस्टमेंट होता है। अगर हम बात करें जैसे कि अपन ने स्टॉक मार्केट की बात करें या अपन कहीं और इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो एक उसमें सिक्योरिटी नहीं होती है, उसमें अप डाउन भी हो सकते हैं, लेकिन रियल एस्टेट में एप्रिसिएशन आपको कम मिलेगा। लेकिन रियल एस्टेट एक बिल्कुल सेफ इन्वेस्टमेंट है आज के टाइम में। ट्रू। कई लोग सोचते हैं कि रेंट पर रह ले और घर खरीदने में तो बहुत सारा पैसा जाएगा। तो सर से हम पूछना चाहेंगे कि घर खरीदना ज्यादा ठीक है या रेंट पे रहना? देखिए मैडम, ये आज के टाइम में दोनों अपनी जगह ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं सोचता हूँ कि मुझे आज मकान खरीदना है, मैं 1 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करूंगा और इन्वेस्टमेंट के बाद अगर मान लीजिए वही मकान मैं किराए पे लेता हूँ तो मेरे मात्र 15 से 20 हजार रुपए में मुझे मकान इंडिपेंडेंट मिल जाता है। लेकिन अगर हम खुद के मकान की बात करें तो जनरली सबका सपना होता है कि एक खुद का मकान तो है। अगर आपको खुद को रहना है तो आप मकान बिल्कुल इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नहीं तो कई लोग ऐसा भी सोचते हैं कि यार 1 करोड़ रुपए का मैं इन्वेस्टमेंट करने से अच्छा क्यों ना मैं 15 से 20 हजार रुपए का मकान किराए पे ले लूं। राइट। हम मकान खरीदने की बात कर रहे हैं। सर ने भी मकान खरीदने पर ही जोर दिया है। तो अगर कोई फर्स्ट टाइम बाय कर रहा है तो सर से मैं पूछना चाहूंगी कि उसको आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? अगर कोई आज के टाइम में फर्स्ट बार कोई प्रॉपर्टी ढूंढ रहा है, परचेज कर रहा है, तो सबसे पहली चीज तो लोकेशन की बात होती है। आपको लोकेशन देखनी होती है और साथ में आजकल क्या, जब से रेरा है तब से आप बिल्कुल बिल्डर के बारे में जान सकते हैं। आप रेरा में देखिए, प्रोजेक्ट रेरा अप्रूव्ड होना चाहिए। बिल्डर की आप ट्रैक रिकॉर्ड चेक कीजिए, बिल्डर ने पहले कितने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, कितने सक्सेसफुल प्रोजेक्ट उसने टाइमली डिलीवर किए हैं, ये आप देखिए। और बाकी तो लोकेशन के हिसाब से अपन देखते हैं हमारा आसपास में मार्केट क्या है, आसपास में मतलब क्या क्या एमिनिटीज मिल रही हैं। तो आजकल अपन जनरली इजीली सर्च कर सकते हैं किस तरीके से प्रॉपर्टी अपन खरीद रहे हैं, तो उसमें कहाँ अपन को क्या लेना चाहिए। राइट। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि सर राजस्थान हाउसिंग बिल्डर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। तो सर से हम ये जानना चाहेंगे कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? मैम, एक्चुअल में क्या मैं पिछले 12 से 15 सालों से रियल एस्टेट में काम कर रहा था और कई सारे बिल्डरों के साथ मैंने काम किया। फिर एक हमारे कोई सवेरा हाउसिंग के नाम से एक बिल्डर थे, महल आंगन प्रोजेक्ट था उनका, उनके साथ में उन्हीं के ऑफिस में बैठ के मैंने काम चालू किया था। तो मेरे को कई सारे बिल्डरों ने अप्रोच किया।
जैसे दूसरा बिल्डर तो वो आया कि यार हमारे साथ भी काम करो, 3-4 बिल्डरों ने मेरे को अप्रोच किया कि आप हमारे आओ, हम आपको अच्छा पैकेज देंगे। तो रियल एस्टेट में जनरली होता क्या है कि सैलरी पर या पैकेजेस पे काम करना मेरे ख्याल से कोई करता नहीं है, क्योंकि रियल एस्टेट में आदमी पैसा कमाने आता है और कोई 1 लाख 2 लाख की सैलरी पर वैसे भी मेरे ख्याल से करना नहीं चाहिए, जो मेरी सोच है। तो मैंने सब बिल्डर्स को एक बार बुलाया और बिठाया, तो मैंने उनसे यही कहा कि क्यों ना अपन ऐसा करें, एक एसोसिएशन बना लेते हैं। उस एसोसिएशन में अपन सबके प्रोजेक्ट को लेंगे और उन सबके प्रोजेक्ट को मैं सेल करूंगा, क्योंकि मेरी सेल्स टीम थी। तो मैंने कहा मैं सबके प्रोजेक्ट बेचूंगा, तो वो सब एग्रीड हो गए। तो उसमें हमने कुछ ऐसा सिलेक्शन किया कि टोंक रोड का हमने एक बिल्डर लिया, अजमेर रोड का एक लिया, आगरा रोड का एक लिया, जगतपुरा एक लिया। इस तरीके से हम कुछ बिल्डरों ने मिलकर ये एसोसिएशन का इनकॉर्पोरेशन किया, राजस्थान हाउसिंग बिल्डर्स एसोसिएशन, जिसमें टोटली सेल्स का काम मैं देखता हूँ। ग्रेट सर, ये कौन से ईयर की बात है? ये मैडम 2020 में हम लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन बनाया था, राजस्थान हाउसिंग बिल्डर्स एसोसिएशन। ओके, एंड सर रियल एस्टेट में आपको कितने साल हो चुके हैं इन टोटल? रियल एस्टेट में बात करें तो लगभग मेरे को 15 साल हो गए हैं काम करते हुए। उससे पहले मैं फाइनेंस फील्ड में था। फाइनेंस में, इंश्योरेंस में, पहले मैं इंश्योरेंस करता था। इंश्योरेंस में मैंने 2008 और 9 में एमडीआरटी भी किया था, और उसके बाद में फिर फाइनेंस लाइन में मैं आया। फाइनेंस में मैं लोगों को लोन करवाता था। तो जब लोन्स उनके करवाता था, वो प्रॉपर्टी परचेज करते थे, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं उनको प्रॉपर्टी भी दिलवाऊं, क्योंकि दोनों एक तरह पैरेलल काम है, फाइनेंस का और रियल एस्टेट का। तब मैंने रियल एस्टेट में अपना पाँव रखा, और आज तो खैर बहुत बड़ी टीम हो गई है मेरी। बाकी तब से मैं रियल एस्टेट कर रहा हूँ, करीब करीब 12 से 15 सालों से। सर आपने अपनी इतनी बड़ी टीम की बात की है जो सेल्स और मार्केटिंग में इन्वॉल्व है। सर आपकी टीम का साइज बताइए हम सभी लोगों को। मैडम वैसे मेरी टीम जो इन हाउस टीम है मेरी, इन हाउस मेरी टीम में करीब करीब 50 एक लोगों की टीम है। इन हाउस में वो लोग हैं जो सिर्फ मेरे लिए ही काम करते हैं, मेरे प्रोजेक्टों पे ही काम करते हैं, और हम उनको परमिशन नहीं देते कि वो कहीं और भी काम करें। तो इन हाउस टीम है 50। लेकिन वैसे अगर टीम साइज की बात करें तो टीम हमारी बहुत बड़ी है, 200 से 250 हमारे पास ब्रोकर्स भी हैं ऑल ओवर राजस्थान में, जो हमारे लिए काम करते हैं। सर मैंने देखा है कि आपके इतने सारे क्लाइंट्स हैं, तो क्लाइंट सेटिस्फैक्शन के लिए आप कौन-कौन सी चीजों को जरूरी मानते हैं? मैम देखिए, हम लोग क्या करते हैं, हम इनिशियली जब क्लाइंट हमारे पास आता है, तो शुरुआत से ही हम इतना ध्यान रखते हैं क्लाइंट का। हम सबसे पहले तो क्या करते हैं, हम उसकी प्रोफाइल पहले पूरी देखते हैं। हम ऐसा नहीं करते कि हमने बुकिंग ले ली और मालूम पड़ा उस क्लाइंट का लोन ही नहीं हो पा रहा, उसकी सिविल में कोई प्रॉब्लम है। तो पहली चीज तो उसमें भी क्लाइंट नाराज हो जाता है कभी कभी। तो हम पहली चीज तो क्या करते हैं, क्लाइंट की प्रोफाइल पूरी चेक करते हैं। उसके बाद में हमारे ऑफिस में इन हाउस ही हम लोगों ने एक हमारे लोन टीम बिठा रखी है। तो हम ऑटोमेटिकली हम उनसे बुकिंग के बाद में उनके डॉक्यूमेंटेशन लेते हैं, और उसके बाद मतलब हम क्लाइंट को बिल्कुल भी कहते हैं ना, पेट का पानी भी नहीं हिलने देते। हम उसको कहीं, हम सारी फैसिलिटी उसको इन हाउस ही देते हैं। और रजिस्ट्री होने के बाद में फिर हम आफ्टर सेल्स और सर्विसेज का स्पेशली ध्यान रखते हैं, क्योंकि जनरली मार्केट में क्या है, कई सारे लोग काम कर रहे हैं। वो लोग क्या करते हैं, प्रॉपर्टी तो सेल कर देते हैं, लेकिन आफ्टर सेल सर्विस कोई ध्यान नहीं देता। तो हम लोग, हमारा मेजर चीज यही है कि हम लोग आफ्टर सेल सर्विस का बहुत ध्यान रखते हैं। और हमारे जितने भी क्लाइंट होते हैं वो हमें बहुत अच्छे रिव्यूज भी देकर जाते हैं। आप हमारे गूगल रिव्यूज भी देखेंगे तो क्लाइंट के रिव्यूज इतने अच्छे होते हैं कि हमारा हर क्लाइंट हमसे सेटिस्फाई है। सर ने हमें बताया कि सर की इन हाउस तो 50 से भी ज्यादा मेंबर्स की टीम है, और अगर पूरी टीम की बात की जाए तो कई 100 लोग सर के साथ वर्क कर रहे हैं। तो सर इतनी बड़ी टीम को आप कैसे मोटिवेट करते हैं? मैम देखिए, जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था करीब 2020 में, एसोसिएशन बनाई थी 2020 में, हमने एसोसिएशन का इनकॉर्पोरेशन किया था। उसके बाद में हमारी करीब 15 जनों की टीम थी मात्र। तो हम लोगों ने देखा कि लड़के फील्ड में भी जा रहे हैं, उनका रिजल्ट भी नहीं आ रहा है, और रेगुलरली हमारे 2-2 3-3 महीने तक सारी टीम हमारी जीरो पर थी। तो फिर हम लोगों ने क्या करा, हमें ऐसा लगा कि इनको ट्रेनिंग की जरूरत है। तो हम लोगों ने एक राहाबा एकेडमी बनाई, आरएचबी एकेडमी बनाई, जिसमें मैं हमारी पूरी टीम को रेगुलरली ट्रेनिंग देता हूँ, उनको मोटिवेट करता हूँ। मतलब हम लोग उनकी पर्सनैलिटी पे काम करते हैं। हम लोग उनको सिखाते हैं कि आपका ड्रेसिंग सेंस कैसा हो, आपकी स्पीक मतलब स्किल्स कैसी हो, आप किसी के सामने प्रेजेंट हो रहे हैं तो किस तरीके से हो। तो वो हमने हमारी ट्रेनिंग एकेडमी में हम सबको सिखाते हैं। रेगुलरली हमारी ट्रेनिंग्स होती है, हर महीने 15 दिन में ट्रेनिंग्स देते हैं। उसके बाद हमारे रिजल्ट्स जो आए सेल्स वालों के, तो बहुत अच्छे रिजल्ट आने लगे। अभी हमारी टीम की अगर बात करें तो हमारी टीम में 80 to 90% ऐसे सेल्स के बंदे हैं, वो मतलब उनका कन्वर्जन रेशियो इतना हो गया है कि अगर वो 10 कॉल पे जाते हैं तो उसमें 6 से 7 कन्वर्ट करते ही करते हैं। सर के पास इतनी बड़ी टीम है तो डेफिनेटली उतने ही नंबर ऑफ क्लाइंट्स भी होंगे। तो सर क्लाइंट्स आप कैसे अप्रोच करते हैं? देखिए मैडम, हमारे क्या है, जो अपन रियल एस्टेट में अगर बात करें क्लाइंट्स की, तो जनरल वे में सोशल मीडिया आजकल बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से क्लाइंट्स मिलते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो हमें क्लाइंट्स मिलते हैं आज के टाइम में, वो रेफरेंसेस से मिलते हैं। आज हमारे जितने पुराने क्लाइंट्स हैं वो इतने ज्यादा हमसे सेटिस्फाई हैं, इतने ज्यादा खुश है कि हम हर क्लाइंट से 2 रेफरेंस मांगते हैं मिनिमम,
और मेरे ख्याल से हर क्लाइंट हमें कोई 3 रेफरेंस देता है, कोई 4 रेफरेंस देता है। हम लोग जो मेजरली काम कर रहे हैं वो रेफरेंस कर रहे हैं। हमारा कोई भी नया प्रोजेक्ट लॉन्च होता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम पुराने क्लाइंटों को अप्रोच करते हैं, उनको हम बताते हैं। तो हमारा ये मान के चलिए 20 से 25% माल तो हमारे पुराने क्लाइंट ही ले लेते हैं, वो क्योंकि उनको मालूम है, वो हम पे विश्वास करते हैं। हमारा पास्ट एक्सपीरियंस इतना अच्छा रहा है कि हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। सर के पास क्लाइंट्स सोशल मीडिया से भी आते हैं, मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स सर के पास रेफरेंसेस के थ्रू आते हैं। सो मैं सर से अब ये जानना चाहूंगी कि क्लाइंट्स के लिए सर क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। क्लाइंट्स की बात करें मैडम, तो हमारे जनरली हम लोग क्या करते हैं, क्लाइंट को हम लोग ऑफिस तक इनवाइट करते हैं। ऑफिस से हमारी ऑफिस की 2-2 कैब्स हैं। क्लाइंट को हम गाड़ी में ले जाते हैं, प्रॉपर प्रोजेक्ट विजिट कराते हैं, उसको पूरा अंदर से दिखाते हैं, जो भी हम उसको सारी एमिनिटीज के बारे में हमारा सेल्स वाला बंदा समझाता है। फिर वापस ऑफिस लाके मीटिंग करते हैं। कुछ क्लाइंट्स ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि यार हम लोग आ नहीं सकते, हमारा टाइम नहीं है, तो हम उनको वीडियो कॉल पे पूरी प्रोजेक्ट की विजिट कराते हैं और हमारा सेल्स का बंदा उनके घर चल जाता है पूरा समझाने। तो क्लाइंट की खास तौर से हम लोग इतना ध्यान रखते हैं कि अगर मान लीजिए उनको प्रॉब्लम है आने में, तो उनको घर बैठ के भी हम विजिट करवा देते हैं। सर आप राजस्थान में इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो राजस्थान के कौन-कौन से एरियाज पे आपका ज्यादा फोकस है? जो हमारा मेजर काम है वो जगतपुरा एरिया में ज्यादा है। जगतपुरा में हमारे पास करीब-करीब 10 से 15 प्रोजेक्ट हैं। लेकिन अभी जो जगतपुरा में डेवलपमेंट की बात करें तो इतनी तेजी से डेवलपमेंट हो रहा है, प्रॉपर्टी रेट बहुत तेजी से बढ़ रही है। इसलिए हम थोड़ा-सा आउटर में भी अब हम लोगों ने काम चालू किया। जैसे चाकसू में हमने एक स्कीम लॉन्च करी है, प्लॉट की स्कीम लॉन्च करी है। खाटू श्याम जी में हम एक स्कीम खत्म कर चुके हैं। हमने करीब 1.5 से 2 साल पहले लॉन्च करी थी एक स्कीम, वो हम खत्म कर चुके हैं। खाटू श्याम जी में हमने दूसरी स्कीम लॉन्च कर दी है। साथ ही साथ में हम अभी अजमेर रोड पर भी जा रहे हैं, किशनगढ़ के पास में गाँव है, वहाँ पर भी हमारी नई स्कीम्स आने वाली है। तो हम थोड़ा-सा आउटर में भी जाना चालू करें, क्योंकि जयपुर में जो प्रॉपर्टी की रेट्स है, वो इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि एक मीडियम क्लास फैमिली वाला इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोचेगा भी तो भी कर नहीं सकता, क्योंकि रेटें बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं। राइट। मैडम सेगमेंट की अगर बात करें तो हम वैसे सभी सेगमेंट में काम करते हैं। हमारे पास अफोर्डेबल्स भी है, हमारे पास लग्जरी फ्लैट्स भी हैं, 1 करोड़ तक के, हमारे 10 लाख से लेकर 1.5 करोड़ तक के फ्लैट्स हैं। हमारे पास जमीनों के प्रोजेक्ट भी है, हमारे पास विलास भी हैं, हमारे पास कमर्शियल प्रॉपर्टीज भी है। लेकिन मेजरली जो हमारा काम है वो अफोर्डेबल में रहता है। मतलब अफोर्डेबल में क्या होता है, हमारी सेल्स टीम का भी रहता है ना कि भाई रेगुलरली वो लोग काम कर रहे हैं, तो उनके हर महीने जीरो ना रहे, उनके कन्वर्जन हो। तो मीडियम क्लास फैमिली का जो हम मानते हैं एंड यूजर बेस जो मार्केट है, उसको हम कैश करते हैं। मतलब अफोर्डेबल में मेजर हमारा काम है। और अब सर से जानते हैं कि सर प्लॉट्स में डील करते हैं ज्यादा, फ्लैट्स में करते हैं, विलास में करते हैं, सर किस में ज्यादा डील होती है? मैडम देखिए क्या है, मार्केट के हिसाब से वैसे आप सभी चीजों में डील करते हैं, लेकिन मेजरली हम लोग फ्लैट में डील करते हैं। क्योंकि फ्लैट में क्या होता है, लगभग 10% हमें डाउन पेमेंट देना होता है, 90 अप टू 90% बैंक लोन कर देता है। तो खरीदार के लिए बहुत आसान होता है, इजीली वो लोन के ऊपर लोन लेकर भी आराम से ले सकता है। प्लॉट्स में जनरली लोन कम होते हैं, खाली प्लॉट पे लोन नहीं होते, तो जिसके पास कैपिटल होती है वही ले पाते हैं। बाकी काम हम हर चीज में करते हैं। प्रॉपर्टी में हम लोग प्लॉट्स में भी करते हैं, विलास भी हमारे पास, कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज भी हैं, और अफोर्डेबल प्लस रेजिडेंशियल फ्लैट्स भी हमारे पास हैं। वंडरफुल। सर आपकी इतनी बड़ी टीम है, तो जब आपको प्रोजेक्ट देना होता है, तो आप कैसे प्रोजेक्ट का सिलेक्शन करते हैं टीम के लिए? मैडम देखिए क्या होता है, हमारी जो टीम है, हमारी टीम के कुछ कोर मेंबर्स हैं, उसमें क्या होता है वो लोग खुद प्रोजेक्ट सेलेक्ट करते हैं। मतलब हम क्या करते हैं, हम लोग खुद ना सेलेक्ट करके हमारी टीम को ये हमने जिम्मेदारी दे रखी है कि आप ही प्रोजेक्ट सेलेक्ट करें। तो हमारी टीम क्या है, वो खुद फील्ड में जाती है, वो अच्छा प्रोजेक्ट लगता है तो ऑटोमेटिकली हमारे पास आके कहते हैं सर ये प्रोजेक्ट है, इसकी डिटेल्स हैं, ये रेट्स हैं। तो उसमें उनको हर सेल पे कुछ ना कुछ मिलता ही मिलता है। मतलब वो प्रोजेक्ट उनकी तरफ से आया हुआ होता है, उनके वो अंडरराइट करके देते हैं हमें, तो हमारा काम भी आसान हो जाता है। दूसरी चीज, हम लोग प्रोजेक्ट वो लेते हैं जिसमें हमें ऐसा लगता है कि हमारी टीम अच्छा बेच पाएगी, रेगुलरली उनकी सेल आ पाएगी। तो मेजरली तो हमारा जो काम है वो अफोर्डेबल का ही है। अभी मार्केट के हिसाब से हम लोगों ने थोड़ा सा हाई रेंज में हम आए हैं, मतलब लग्जरी हम लोग बेचना चालू किया है। तो जनरली हमारी टीम और हम सब मिलकर डिसाइड करते हैं कि हमें कौन सा प्रोजेक्ट लेना है, कौन सा हम बेच पाएंगे। करेक्ट। सर एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, घर खरीदते वक्त हमें लोन लेना चाहिए या हमारी एग्जिस्टिंग सेविंग्स को यूज करना चाहिए? देखिए मैडम, ये क्लाइंट अपने ऊपर डिपेंड है। वैसे जनरल वे में आदमी जब प्रॉपर्टी खरीदता है, वो कुछ लोग तो इसलिए प्रॉपर्टी खरीदते हैं क्योंकि उनको इनकम टैक्स में रिबेट लेनी होती है, एटीसी में रिबेट लेनी होती है। तो हाउसिंग लोन का सबसे पहला फायदा तो है कि आपको एटीसी की रिबेट मिलती है। दूसरी चीज, हाउसिंग लोन में जब आप कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, तो जनरली जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज होते हैं या किसी कंपनी से होते हैं, उनको एचबी मिलता है, हाउस बिल्डिंग एडवांस।
बहुत कम ब्याज पे मिलता है, तो वो भी आप ब्याज का फायदा भी ले सकते हैं। और बाकी सेविंग की जहां तक बात करें तो जनरली व्यापारी वर्ग सेविंग होता है, वो इन्वेस्टमेंट करता ही है, लेकिन हम ये कहते हैं भाई अगर आप बिजनेस में हैं, आपको ज्यादा ईएमआई का आपको ऐसा लगता है कि मैं हर महीने इतनी ईएमआई नहीं दे सकता, तो आप 50% देकर प्रॉपर्टी ले सकते हैं। बाकी प्रॉपर्टी खरीदना लोन पे सबसे बेस्ट ऑप्शन है आज के टाइम में। राइट सर, न्यू इन्वेस्टर्स प्रॉपर्टी खरीदते टाइम सबसे बड़ी गलतियां कौन सी करते हैं? मैडम आज के टाइम में जब भी कोई आदमी नया इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करता है तो वो कुछ चीजों का ध्यान नहीं रखता। जैसे आज के टाइम में हमें सबसे पहला ये देखना होता है कि वो रेरा अप्रूव्ड है या नहीं ये प्रॉपर्टी। अगर वो प्रॉपर्टी रेरा अप्रूव्ड है, मतलब उसके जेडीए के सारे नक्शे पास होंगे, तब जाके वो रेरा में अप्रूव्ड होगी। तो उसको ऑनलाइन रेरा में जाकर ही सर्च करना चाहिए कि भाई ये प्रॉपर्टी, इसके प्लान अप्रूव्ड है, इनके फ्लोर प्लान अप्रूव्ड है, इनकी फायर एनओसी मिली हुई है, मतलब सारे अप्रूवल्स इन्होंने ले रखे हैं। और रेरा अप्रूव्ड में 50% काम तो आपका वैसे ही होता है कि प्रॉपर्टी रेरा अप्रूव्ड आप ले सकते हैं। दूसरी चीज क्या है, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में ये होता है कि जनरली आदमी इन्वेस्टमेंट कर देता है और लोन ले लेता है बैंक से। तो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में जैसे कोई प्रॉपर्टी चालू हुई है तो उसमें हमको लोन नहीं लेना चाहिए, हमें सीएलपी प्लान के बेस पे परचेज करनी चाहिए। क्योंकि अगर मान लीजिए किसी कारण से बिल्डर डिले करता है तो इन्वेस्टर का तो पैसा बैंक दे देता है बिल्डर को। अगर हम खुद सेल्फ फंड कर रहे हैं तो उसमें हमारे को ये ऑप्शन मिलता है कि मान लीजिए प्रॉपर्टी बनने में डिले हो रही है तो हम पेमेंट भी डिले कर सकते हैं। राइट सर से अभी ये जरूर पूछना चाहेंगे कि अगर किसी के पास सिर्फ 10 से 15 लाख रुपए हैं तो सर उसके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? मैडम देखिए 10-15 लाख में तो आज के टाइम में प्रॉपर्टी खरीदना मतलब पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप 10-15 लाख का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी में ही करना चाहते हैं, तो आपको थोड़ा सा आउटर में जाना पड़ेगा। जैसे अभी हमारी खाटू श्याम जी की स्कीम है, वो हम लोग मात्र 10-12 हजार रुपए गज में दे रहे हैं। वो अभी लॉन्च ही हुई है प्रॉपर्टी। तो उसमें क्या है कि आप 12 लाख रुपए में 10-11-12 लाख रुपए में आराम से 100 गज का प्लॉट ले सकते हैं, जो कि 2-3 साल में हम मानते हैं लगभग डबल तो इजीली हो ही जाता है। क्योंकि वो प्रॉपर्टी लॉन्च हुई है, चालू हुई है, तो उसमें एप्रिसिएशन भी बहुत अच्छा मिलना है। और मेरे ख्याल से जब भी कोई स्कीम आती है तो 2 से 3 साल में हम मानते हैं इजीली डबल तो हो ही जाता है। मतलब जनरली हमारे जो ट्रैक रिकॉर्ड्स रहे हैं वो ये रहे हैं कि हमने 1.5 से 2 साल में प्रॉपर्टी डबल हो रही है। तो आराम से आउटर में जाके कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट, को बहुत बड़ी बात नहीं है छोटे इन्वेस्टमेंट में। सर अगर किसी ने आपसे कोई प्लॉट, फ्लैट कुछ भी खरीदा है और अब उसको रीसेल करना है, तो उसमें आप कितना असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं? बिल्कुल मैडम, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। हम लोग क्या है, हमारे जितने भी पुराने क्लाइंट्स हैं, हम लोग उनकी रीसेल की भी जिम्मेदारी हम खुद ही लेते हैं। क्योंकि हम जब कोई प्रॉपर्टी की मार्केटिंग चालू करते हैं, हमारे सोशल मीडिया के इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। जैसे हमारे एक यूट्यूब चैनल है जिसमें हमारे करीब 1.25 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, और एक हमारे जो फेसबुक पेजेस है उनमें 1 लाख सब्सक्राइबर्स हैं। तो हम जब उसमें कोई मार्केटिंग का वीडियो डालते हैं तो हमारे पास 1-1 साल तक कॉल्स आती है, 1.5 साल तक कॉल्स आती है, मतलब परमानेंट कॉल आती है। तो जब हमारे पास कोई नया आदमी आता है, हमारे पास इन्वेंटरीज नहीं है, हमने पूरा माल बेच दिया, तो हम पुराने लोगों को अप्रोच करते हैं और हमसे जो प्रॉपर्टी लेता है उसको भी ये कहते हैं कि भविष्य में आपको प्रॉपर्टी बेचनी होगी तो भी उसके लिए हम बैठे हुए हैं। और मैडम हम लोगों ने एक हमारा मार्केटिंग पोर्टल लॉन्च कर रखा है, घर देखो ऑनलाइन के नाम से। जिस तरीके से मार्केट में बहुत सारे पोर्टल्स चल रहे हैं, जैसे मैजिक ब्रिक्स का नाम सुना होगा आपने, 99 एकर्स, हाउसिंग.com। तो इस तरीके से हमारा घर देखो ऑनलाइन एक ऑनलाइन मार्केटिंग पोर्टल है, जिसकी वेबसाइट पे जाकर आप अपने प्रोजेक्ट को लिस्ट कर सकते हैं, या आप इसकी एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। तो अगर मान लीजिए आप हमसे संपर्क भी नहीं करेंगे, तो आप खाली उसके अंदर अपनी प्रॉपर्टी को लिस्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी प्रॉपर्टी बिक जाएगी। मतलब हम आपकी प्रॉपर्टी को रीसेल कराने में भी पूरी हर तरीके से आपकी मदद करते हैं। सर ने अभी घर देखो का जिक्र किया है, तो हम जरूर जानना चाहेंगे कि सर घर देखो की शुरुआत कहाँ से हुई? मैडम एक्चुअल में क्या है, हम लोग जब सेल्स का काम देख रहे हैं, बीच में कर रहे थे, तो हमको बीच में कई सारी लीड्स ऐसी आती थी कि मुझे किराए पे फ्लैट चाहिए, मुझे किराए पे प्लॉट मकान चाहिए। तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना हम कुछ ऐसा करें कि वो जो किराए पे लेने वाले हैं उनके लिए भी हम कुछ सहायता कर पाए। साथ में हमारे कुछ ऐसे भी लोग आते थे, कहते थे साहब आपकी प्रॉपर्टी तो मैंने ली है, लेकिन मेरा एक मकान है वो मुझे बेचना है। तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना एक ऐसा पोर्टल बनाया जाए जिससे कि आदमी कोई भी अपनी प्रॉपर्टी अगर बेचना चाहता है, किराए पे देना चाहता है, या कोई खरीदना चाहता है या किराए पे लेना चाहता है, तो उसके लिए हम लोगों ने घर देखो ऑनलाइन, हमारे दिमाग में ऐसा ख्याल है कि हम क्यों ना ऐसा एक ऑनलाइन मार्केटिंग पोर्टल बनाए। तो हमने घर देखो ऑनलाइन बनाया, जिससे हर आदमी को फायदा मिलता है, वो अपनी हर प्रॉपर्टी को उसमें लिस्ट कर सकता है। प्लस सबसे खास बात क्या है घर देखो ऑनलाइन की, हम इसमें किसी तरह का कोई भी चार्ज नहीं करते हैं। आप घर देखो ऑनलाइन में अपनी प्रॉपर्टी को फ्री लिस्ट कर सकते हैं। आपको कुछ खरीदना तो आप फ्री ही उसमें जाके एक्सेस कर सकते हैं। आपको सेलर का नंबर भी मिल जाएगा, वहां से आपको कोई 1 रुपए भी चार्ज नहीं करना पड़ेगा। एक्चुअली ग्रेट। सर एक बहुत ही नॉर्मल सवाल है, घर खरीदने से हैप्पीनेस आती है या ईएमआई का टेंशन?
देखिए मैडम, नॉर्मल सवाल तो नहीं है, सवाल तो बहुत अच्छा सवाल है। देखिए घर खरीदने से ईएमआई की टेंशन आती है, और नो डाउट बिल्कुल आती है, लेकिन खुद का घर होता है वो एक खुशी भी होती है। तो देखिए हर आदमी चाहता है उसका खुद का घर हो, हर फैमिली चाहती है, हर वाइफ चाहती है कि उसका खुद का घर हो, क्योंकि किराए के मकान में क्या होता है, हम कुछ भी सोचते हैं कि हमें इसमें कुछ ये करवाना है, डेवलपमेंट करवाना है, अलमारीज बनवानी है, कुछ डेकोरेशन करना है, तो वो किराए का ही मकान होता है। तो इसलिए खुद की खुशियों के लिए खुद का घर, एक घर होना बहुत जरूरी है। बाकी ईएमआई तो देखिए मैडम, ईएमआई देने से कई सारे फायदे हैं, आपको इनकम टैक्स में रिबेट मिल रही है, और आपका खुद का मकान 10 साल, 12 साल, 15 साल बाद आपका खुद का मकान हो जाता है। सो ट्रू, बिल्कुल। सर रियल एस्टेट में दुबई जैसे कि बहुत फेमस है, लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें तो कौन सी ऐसी सिटी है जो दूसरा दुबई बन सकती है? देखिए मैडम, वैसे अगर अपन इंडिया में बात करें तो गुड़गांव आपने देखा होगा बहुत ज्यादा एप्रिशिएट हो चुका है। वहां पर प्रॉपर्टियां तो इस तरीके से बढ़ रही है, मतलब मेरे को ऐसा ध्यान है 4 से 5 साल पहले जो प्रॉपर्टी 10 लाख रुपए की थी, वो आज 1.5 से 2 करोड़ रुपए की रेट में मिल रही है। लेकिन हमारा जैसे कि गवर्नमेंट का भी विजन है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, धोलेरा जो सिटी है गुजरात में, उसको बिल्कुल दुबई की तर्ज पर बना रहे हैं। और मेरे को ऐसा लगता है कि वो सिटी का डेवलपमेंट जब होगा, वो दुबई से भी कई कई गुना आगे निकल जाएगा। तो दुबई की अगर बात करें, कंपेयर करें, तो मेरे ख्याल से धोलेरा बहुत जल्दी दुबई से भी आगे निकलने वाला है, डेवलपमेंट के बात के मतलब डेवलपमेंट की बात करें तो। सर ने इतने सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की बात की, सर इतने सारे जो ऑनलाइन हाउसिंग के लिए प्लेटफॉर्म्स हैं, क्या उनकी वजह से ब्रोकर का रोल खत्म हो गया है? मैडम देखिए, ब्रोकर की बात करें तो आज के टाइम में ब्रोकर भी रजिस्टर्ड ब्रोकर बन गया है। रेरा ने क्या किया है, अगर आप रियल एस्टेट में काम करने जाते हैं तो रेरा क्या करता है, रेरा कहता है पहले आप हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन करवाइए। रेरा भी एक ब्रोकर को एक लाइसेंस देता है कि वो प्रॉपर्टी बेच सके। उसके बाद उनको ट्रेनिंग भी मिलती है कि आप 2 या 3 दिन की ट्रेनिंग लीजिए और आप प्रोफेशनल ब्रोकर बन के माल बेचिए। जनरली पहले क्या होता था, ब्रोकर्स लोग जाते थे, उन्होंने कोई प्रॉपर्टी बेची, क्लाइंट ने डायरेक्ट बिल्डर को अप्रोच कर लिया, उनको उनकी ब्रोकरेज नहीं मिल पाती थी। लेकिन इस आज के टाइम में रेरा भी बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो गया है। वो जिम्मेदारी लेता है कि अगर ब्रोकर ने कोई प्रॉपर्टी बिकवाई है और वो रजिस्टर्ड ब्रोकर है, तो उसका ब्रोकरेज किसी तरीके से बिल्डर खाए नहीं या उसका डूबे नहीं। तो ब्रोकर का कोई भविष्य वाली बात ही नहीं है। ब्रोकर तो हमेशा से आज तक काम करता हुआ है, और मेरे को नहीं लगता कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से ब्रोकर का काम खत्म होता है। करेक्ट। सर रेरा के नियमों ने इंडस्ट्री को कैसे चेंज किया है? मैडम देखिए, रेरा जब से आया है तब से थोड़ा सा बिल्डर भी डरने लगा है। पहले क्या होता था, जनरली बिल्डर क्या करता था, कोई भी आदमी बिल्डर बन जाता था। मान लीजिए कोई जमीन है, उसने टोकन दिया और उसने बेचना चालू कर दिया। आज के टाइम में जब से रेरा है, तब से क्या होता है, पहले आपको प्रॉपर्टी खरीदनी पड़ती है, कंपनी के नाम रजिस्ट्री करवानी पड़ती है, प्लस सारे अप्रूवल्स लेने पड़ते हैं, पूरी बिल्डिंग की फ्लोर से अप्रूवल लेने पड़ते हैं, आपको फायर एनओसी, सब एनओसीज लेनी पड़ती हैं, और सब अप्रूवल्स मिलने के बाद में ही आप रेरा रजिस्टर्ड करवाते हैं। तो रेरा रजिस्टर्ड होने का मतलब है आपकी प्रॉपर्टी पे किस तरह की कोई लायबिलिटी नहीं है। तो बहुत ज्यादा चेंजेस आया, बहुत ही ज्यादा सुधार हुआ है रियल एस्टेट में, तो बहुत बड़ा बदलाव आया रेरा आने से। वाओ, दैट्स रियली वंडरफुल। सर एक रियल एस्टेट एजेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्किल्स क्या-क्या है? देखिए मैडम, रियल एस्टेट एजेंट की बात करें तो आज के टाइम में हर 10वां 11वां आदमी प्रॉपर्टी बेच रहा है। आज पान की थड़ी पे, चाय की थड़ी पे भी कोई आदमी बैठा है, वो भी प्रॉपर्टियां दिखाता है, बेचता है। लेकिन हम एज ए प्रोफेशनल रियल एस्टेट अगर हम एजेंट हैं, तो सबसे बेसिक चीज जो हमें चाहिए वो क्या चाहिए, हमारी पर्सनैलिटी, मतलब हम लोग खुद को बेच रहे हैं, हमें पहले अपने ऊपर काम करना होता है। हम लोग हमारी टीम को भी सिखाते हैं कि पहले आप अपने ऊपर काम कीजिए, आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप कीजिए, इनर साइड आउटर साइड, आप क्या पहन रहे हैं, आप किस तरीके से आप क्लाइंट के पास जा रहे हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, आपकी स्पीकिंग स्किल्स कैसी है। तो सबसे मेन चीज है, ट्रेनिंग बहुत जरूरी होती है। तो आप कोई भी चीज बेच रहे हैं, सेल्स कर रहे हैं, तो उसके लिए पहले आपको अपने आप को तैयार करना पड़ता है। ये स्किल्स बहुत जरूरी होती है रियल एस्टेट में स्पेशली। राइट। सर जैसे कि किसी ने अगर कोई फ्लैट खरीदा है, अब वो वहां पर रह नहीं रहा है और वो बिल्डिंग बनी हुई है और बिल्डिंग आप मान लीजिए 50% ऑक्यूपाइड है, तो क्या मेंटेनेंस उसको भी देना पड़ेगा जो नहीं रह रहा है? मैडम देखिए, जब अपन वहां पर मान लीजिए 50% लोग भी रह रहे हैं, तो सोसाइटी तो वहां पे होगी, सोसाइटी चलेगी भी, वहां पे खर्चे भी होंगे रेगुलरली। मान लीजिए कोई सिक्योरिटी गार्ड है, लिफ्ट, कॉमन लिफ्ट्स वगैरह चल रही हैं, कॉमन बिजली है, कॉमन सफाई है, तो मेंटेनेंस तो मेरे ख्याल से सबको देनी पड़ेगी, तभी सोसाइटी चल पाएगी। तो रहना नहीं रहना एक अलग चीज है, लेकिन मेंटेनेंस तो आपको देनी पड़ेगी, डे वन से देनी पड़ेगी, जिस दिन से लोग वहां पर रहना चालू कर रहे हैं। सर मैंने सुना है कि जैसे बिल्डिंग 100 इयर्स की लीज पर होती है और फिर वो कोलैप्स कर देते हैं, दोबारा बनाते हैं, सर ये क्या है ये?
मैम देखिए एक्चुअल में क्या होता है, एक तो होती है फ्री होल्ड प्रॉपर्टी और एक होती है लीज होल्ड प्रॉपर्टी। तो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी तो एक्चुअल में क्या होता है, 99 की जो लीज जमा होती है, जेडीए लीज लेता है, वो ऑटोमेटिकली रिन्यू जाती है। तो प्रॉपर्टी तो कोलैप्स वगैरह तो एक सेकेंडरी चीज है। अभी अगर अपन जयपुर शहर की बात करें, जयपुर में फ्लैट्स का कल्चर ही अभी आया है, मेरे ख्याल से 30 साल, 40 साल, 50 साल ही हुए होंगे मेजरली जहां पर फ्लैट्स आए हैं। बड़े जैसे सी स्कीम है या राजा पार्क है। और अगर अपन बात करें कि अगर बिल्डिंग की एज कितनी है, 19 ईयर से 100 ईयर, तो उसमें जनरली क्या होता है, जो बड़ी मेट्रोपॉलिटन सिटीज में जो हो रहा है वो ये हो रहा है, जैसे बॉम्बे में कोई बिल्डिंग बन जाती है 19 ईयर या 100 साल के बाद आपको ऐसा लगता है कि बिल्डिंग बहुत कमजोर हो गई है, तो बिल्डर क्या करता है, बिल्डर जो भी वहाँ रेजिडेंस लोग रह रहे हैं उनको एक ऑप्शन देता है कि आप एक काम करो, आप हम इस बिल्डिंग को दोबारा से रिनोवेट करेंगे, पूरा दोबारा बनाएंगे। तो वो दोबारा जब बिल्डिंग बनती है तो उस दिन की रेट अलग चेंज हो जाती है, मतलब कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी चेंज हो गई, प्लस फ्लैट की रेट भी चेंज होगी। मान लीजिए आपने 90 साल पहले एक फ्लैट खरीदा था 10 लाख रुपए का, आज की डेट में वो फ्लैट बन रहा है 50 लाख रुपए का। तो बिल्डर ये ऑप्शन देता है कि मेरी एग्जैक्टली जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है, जो मिनिमम कॉस्ट है 50 लाख रुपए, मैं आपको उसी रेट में दे दूंगा, आप या तो आप खुद ले लो। और अगर अपन मार्केट रेट की बात करें तो मार्केट रेट थोड़ी सी ज्यादा होती है, 70 लाख या 80 लाख रुपए। तो जो वहां पे लोग रह रहे हैं उनके लिए एक ऑप्शन होता है, हाँ भी एग्जैक्टली कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में उनको फ्लैट मिल रहा है। तो जितने टाइम के लिए वो बिल्डिंग दोबारा बनती है तब तक आपको किराए के लिए शिफ्ट होना पड़ता है। जैसे मान लीजिए अपन एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए आपका खुद का मकान है, आपने 2 मंजिल का मकान बना रखा है और करीब 50-60 साल पुराना मकान हो गया। तो मेरे ख्याल से आप खुद भी सोचोगे यार मकान की हालत खराब है, क्यों ना अपन इसको रिनोवेट करवा लें या अपन इसको बिल्कुल ठंडा करके दोबारा बनवा लें। तो सेम प्रोसीजर उसमें भी होता है बिल्डिंग में, आप दोबारा से नया कंस्ट्रक्शन फिर उसमें करना पड़ता है। सर अगर बिल्डर ना रहे और बिल्डिंग 99 ईयर्स क्रॉस कर जाए, उस कंडीशन में क्या होगा? मैंने देखिए पहली चीज तो 99 ईयर्स का कोई एक बेंचमार्क नहीं है कि उसके बाद भी हो। जब भी आपको ऐसा लगता है कि बिल्डिंग बहुत कमजोर हो रही है, तो वहां जो सोसाइटी है, सोसाइटी वाले लोग डिसीजन लेंगे, या फिर वो जो भी लोग वहां पे रह रहे हैं वो सब मिलकर डिसीजन लेंगे और उस बिल्डिंग को दोबारा बना सकते हैं। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ देखने में जयपुर शहर में नहीं आया है। राइट। बॉम्बे में, कलकत्ता में, मद्रास में वहां बिल्कुल यही होता है, वहां पे जनरली बिल्डर ही बनाता है। लेकिन अगर मान लीजिए वहां पे रेजिडेंस जो भी है वो भी नहीं इंटरेस्ट लेते हैं और बिल्डर भी नहीं लेता है, तो कोई तीसरा बंदा आता है, मतलब दूसरा बिल्डर आता है, वो कहता है इस प्रॉपर्टी को मैं रिनोवेट करूंगा, मैं बनाऊंगा। तो उसमें हो सकता है उसका भी कुछ प्रॉफिट हो रहा हो, कुछ उसको भी मार्जिन मिल रहे हो। बाकी अभी जयपुर में देखते हैं क्या होता है। जनरल वे में तो ये होता है कि प्रॉपर्टी अगर बहुत ज्यादा खराब हो रही है तो हमें उसको दोबारा से रिनोवेट करना ही पड़ेगा। राइट। अभी जो हमें देख पा रहे हैं उनमें से बहुत सारे लोग रियल एस्टेट के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते होंगे, सर उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैडम देखिए क्या है कि अभी जो मार्केट में कितने सारे प्लेटफॉर्म चल रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कई सारे प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जो रियल एस्टेट में काम कर रहे हैं और सबके पास टीम्स है। लेकिन हमारे पास हम अगर हमारी बात करें, आरएचबीए की बात करें, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहले तो क्या है, हमारी टीम को जो आती है उसको हम ट्रेनिंग देते हैं, मतलब रेगुलर वे में हमारी ट्रेनिंग्स होती है हर 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन में। हम पहले सेल्स में जो भी आता है उसको तैयार करते हैं। दूसरी खास बात जो मैंने और ऑर्गेनाइजेशन में देखी और हमारे यहाँ पर हमने उसमें जो भी इम्प्लीमेंट किया, जनरली और जगह क्या होता है कि जो भी सेल्स का बंदा था 6-6 महीने तक जीरो पर रहता है। मान लीजिए आप कहीं आए, आप जुड़े, अब रियल एस्टेट में कोई काम कर रहा है तो सैलरी पर तो काम करेगा नहीं, ये तो ऑब्वियस सी बात है। दूसरी जगह जो भी लोग काम कर रहे हैं मैंने देखा है कि वो 6-6 महीने, 8-8 महीने जीरो पर चल रहे हैं। अब उनका 8-8 महीने खर्चा कैसे चलता है ये मेरे समझ के बाहर है। हम लोग क्या करते हैं, हमारा टारगेट ये होता है कि हमारा जो भी सेल्स का बंदा है वो 15 से 20 दिन में बिल्कुल तैयार हो जाए, फील्ड में उतरने के लिए तैयार हो जाए, और उसके बाद में वो किसी भी महीने जीरो पे नहीं रहे। हमारा टारगेट रहता है कि हमारा हर सेल्स के बंदे की हर महीने कन्वर्जन हो, बुकिंग्स हो, और वो चाहे 50,000 महीने कमाए लेकिन वो जीरो पे ना रहे। तो ये हमारे में और दूसरे प्लेटफॉर्म्स में फर्क है। साथ में हम लोग उनको सिखाते हैं कि भाई किस तरीके से आपको काम करना है। प्लस हमारे पास जो टिकट साइज होता है, हमारे पास टिकट साइज होता है 10 लाख से लेकर 1.5 करोड़ तक की, हमें सब कुछ हमारे पास मिलेगा आपको। मान लीजिए कोई आदमी खरीदने आया है, किसी ने हमारे आईवीआर पे कॉल भी किया है, तो उसको कुछ ना कुछ तो चाहिए। हो सकता है उसको 10 लाख का चाहिए हो, या हो सकता है उसका बजट हो 20 लाख का, 50 लाख का। हमारे पास सब कुछ चीज अवेलेबल है, मतलब हम ये टारगेट बना के चलते हैं कि कोई हमारे पास आ रहा है तो मान के चलिए उसकी कोई ना कोई जो भी नीड है वो हम पूरी कर पाए। और उसके बावजूद भी कोई आता है, उसको हमारे को प्रोजेक्ट पसंद भी नहीं आते हैं, तो हमारे सेल्स वाले को हम एक ही चीज सिखाते हैं कि जो भी आपका क्लाइंट है उसके अंदर नीड पैदा करो। हमारा बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो एक क्लाइंट की नीड पैदा करो। कैसे नीड पैदा करेंगे, मतलब अगर कोई किराए पे आया रह रहा है तो हम उसको पूछते हैं भाई आपका किराया कितना दे रहे हो, वो कहता है मैं 8 से 10 हजार रुपए किराया दे रहा हूँ। तो हम उसको एक ही चीज सिखाते हैं कि आप
8 की जगह 10 की जगह आप 15,000 रुपए किस्त देके आप खुद का मकान क्यों नहीं लेते? क्योंकि हमारे पास अफोर्डेबल है, बहुत छोटी टिकट साइज के फ्लैट्स हैं, तो हमारी टीम को हम प्रॉपर ट्रेनिंग देते हैं। दूसरी चीज, हमारे यहाँ पे जो फैसिलिटीज है साइट विजिट की, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है, वो हम लोग देते हैं। हमारी कंपनी की 2-2 कैब्स हमने लगा रखी हैं जिसपे आप विजिट करवा सकते हैं। और हमारे यहाँ पर आज तक जो हमारे पिछले 6 से 7 साल का हम रिकॉर्ड की बात करें, तो हमारे यहाँ हर सेल्स का बंदा हजारों में नहीं लाखों में कमाता है। तो मैं आप सभी को इनवाइट करना चाहूंगा कि आप भी एक बार आइए। खाली आइए नहीं, आप हमारे कार्य काम करने की कार्यशैली को देखें। हमारे लोग कितना कमा रहे हैं, कैसे कमा रहे हैं और वाकई में कमा भी रहे हैं या नहीं कमा रहे, वो हमारी टीम से मिलिए, उनसे पूछिए। तो मैं आप सभी को इनवाइट करना चाहूंगा, जो भी रियल एस्टेट क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, वो एक बार राजस्थान हाउसिंग बिल्डर एसोसिएशन में आइए और हमारे पूरे काम करने के तरीकों को देखिए, हमसे जुड़िए और अपने भविष्य को उज्जवल बनाइए। और अपने करियर के लिए अगर आप कुछ ढूंढ रहे हैं, तो हमसे जुड़कर अपना करियर भी बहुत अच्छा बनाइए। थैंक यू सो मच सर, आपने इतनी अच्छी तरह से पूरे रियल एस्टेट इंडस्ट्री के बारे में इतना कुछ बताया और हमारे व्यूअर्स को भी इतना अच्छा मैसेज दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सौरभ सर से बात करके बहुत अच्छा लगा। सौरभ सर से फिर किसी और पॉडकास्ट में जरूर मुलाकात होगी, कुछ और नए विषयों के बारे में बात करेंगे, रियल एस्टेट इंडस्ट्री से जुड़े हुए नए ट्रेंड्स के बारे में जानकारी लेंगे। तब तक के लिए दिस इज खुशबू कपूर साइनिंग ऑफ। हैव अ ग्रेट टाइम अहेड।